फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आइए देखते हैं और आइए देखते हैं कि डीपीएसपी में क्या मेंशन है और अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स मेंशन हैं। तो उस आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए उसको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। हमारा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन था और उसके नेक्स्ट हमारा डीपीएसपी है जो कि हमारा पार्ट 4 में मेंशन है। ये डील करता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। हमने जैसे देखा पुरानी स्लाइड्स में फंडामेंटल राइट कब से डील करता था, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो जैसे ही फंडामेंटल राइट ख़त्म होता है वैसे ही डीपीएसपी का रोल शुरू हो जाता है, जैसे कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। डीपीएसपी आर अप्लाइड ऑन द स्टेट, केवल राज्य पर लागू होते हैं। डीपीएसपी, इसका नाम आप देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या करता है, ये स्टेट्स को डायरेक्ट करता है, ये उसको हेल्प करता है कि अगर जो वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं या फिर वो अपने स्टेट के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और वो कौन सी बातें हैं, वो सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी गई हैं। वो सब बातें हम आगे पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि स्टेट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको ध्यान रखनी चाहिए जब वो एक पॉलिसी को बनाते हैं। ये एक आइडियल्स है, मतलब एक आदर्श है, मतलब स्टेट को फॉलो करना चाहिए। जब हमने फंडामेंटल राइट को बात करी तो हमने कहा ये राइट ऐसे राइट हैं जो वॉयलेट नहीं किए जा सकते, मतलब उनको फॉलो करना और करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर वॉयलेशन होती है, अगर उनके बारे में नहीं ध्यान रखा गया या उनका वॉयलेशन हुआ तो पर्सन के पास राइट है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अपने काम को करते हुए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। अब प्रिंसिपल्स तो एक आदर्श होते हैं, कोई उस आदर्श को फॉलो करता है, कोई उस आदर्श को नहीं फॉलो करता। तो इसका मतलब ये वैसे एक बाइंडिंग नहीं हो गया स्टेट के ऊपर कि आपको करना ही करना है। इट मीन्स स्टेट हैज़ सम ड्यूटी। When state makes policy, these DPSP must be keep in mind। जब वो पॉलिसी बनाता है तो उसको DPSP को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो DPSP एक आइडियल्स होते हैं जो सरकार को, स्टेट को ध्यान रखना है जब वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। ये एक डायरेक्शन देते हैं स्टेट को कि आप कुछ भी काम कीजिए पर इन DPSP को ध्यान में रखिए। जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे ऊपर, तब हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। इस एक्ट में हमारे पास कुछ एक टर्म मेंशन थी जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इनका मतलब था कि गवर्नर जनरल वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता था, वो इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करनी पड़ती थी अपने प्रोविंस के अंदर और फिर काम होता था, फिर फंक्शनिंग होती थी। तो ये उसी ही तरीके का हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी नेचर का हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया और जिसमें हमने डीपीएसपी को मेंशन किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट मतलब कि ऐसा स्टेट जिसमें हर किसी पर्सन का वेलफेयर हो, ये नहीं कि किसी एक का ही वेलफेयर हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो। जब स्टेट कोई भी काम करेगा तो वो ये ध्यान में रखे कि जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, जिन लोगों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, उनको पॉलिसी की बेनिफिट पहुँच पाए। तो ये ज़रूरी है, तभी एक वेलफेयर स्टेट बन पाएगा। तो डीपीएसपी का मेन रोल और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो हमारा डीपीएसपी एग्जैक्टली हमने खुद नहीं किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग जगह से इंस्पायर्ड होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। तो डीपीएसपी भी एक उसी का ही पार्ट है जो कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए, हमेशा जब डीपीएसपी और जब फंडामेंटल राइट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
से लागू हो गया और फिर उसके बाद हमारा सारी फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होने लगे। तो एक बहुत ही बड़ा डिबेट आ गया कि क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ज़्यादा है या फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए अब फंडामेंटल राइट तो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट रखते हैं कि एक पर्सन की राइट्स को वॉयलेट किया गया है, पर डीपीएसपी तो एक ग्रुप का इंटरेस्ट होता है, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ज़्यादा बड़ा है या फंडामेंटल राइट ही सबसे सुप्रीम है। तो ऐसे कई सारे केसेस आए। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसके बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया। और डीपीएसपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, गैर न्याय संगत प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ था तो कोई भी पर्सन डायरेक्टली जा सकता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 232 तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता रिट्स को इशू करने के लिए, क्योंकि वो खुद एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। लेकिन डीपीएसपी भी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वेलफेयर स्टेट बनाता है। लेकिन मान लीजिए किसी पर्सन को लगा कि एक स्टेट ने जो भी उसको फंड मिला या जो भी उसने पॉलिसी बनाई उसने किसी एक पर्सन को ध्यान में रख के बनाई या फिर उसने किसी प्रॉपरली वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाई, तो वो ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए या हाई कोर्ट चला जाए और कहे कि देखिए इन्होंने अपना डीपीएसपी फॉलो नहीं किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे राइट्स उनको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डाला गया और उनका हल्का सा भी वायलेशन होता है तो हम इंडिविजुअल को पावर मिली गई कि आप उनको इंश्योर करा सकते हैं कि आपके साथ गलत ना हो और वायलेशन ना हो। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको डीपीएसपी की कैटेगरी में डाला गया। इसके लिए क्योंकि उस टाइम इतने ना ही रिसोर्सेज थे, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उस टाइम चाहते थे कि ये एक बर्डन बन जाए स्टेट के ऊपर कि उनको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि उस टाइम 1950 में टाइम अलग था और धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व होता गया, बहुत सारी अमेंडमेंट और चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आते गए। तो इसीलिए दोनों को एक अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है। अब आइए देखते हैं कैसे। एक मिनेर्मा मिल केस हुआ था, ये 1980 में हुआ था। इसने क्या किया था, इसने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया था। बैलेंस इस्टेब्लिश मतलब इसने ये कहा था कि आप ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी ज़्यादा है फंडामेंटल राइट से, या ये भी नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट हमेशा ज़्यादा है डीपीएसपी से। एक बैलेंस रखा गया है। मान लीजिए कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब डीपीएसपी मतलब एक कलेक्टिव इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, ये एक सब्जेक्टिव टर्म आ जाती है जो तभी की तभी उसी टाइम पर डिसाइड करी जाएगी। लेकिन एक ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस इस्टेब्लिश करे, तो वो हमारे मिनेर्मा मिल केस में ये कन्फ्यूजन दूर हो गई और एक बैलेंस बना दिया गया। और डीपीएसपी हमारा बहुत ही बार अमेंड हुआ है, हम ये आगे देखेंगे। इतनी बार अमेंड हुआ है इसका मतलब कई सारी चीज़ें प्रोविजन इसमें ऐड करी गई हैं और कई सारी रिमूव करी गई हैं। तो ये इवोल्यूशनरी नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो आगे इवॉल्व होता रहता है और अच्छा और बेहतर बनता है, इसीलिए बार बार अमेंडमेंट होती है। आइए देखते हैं कि डीपीएसपी एग्जैक्टली कहता क्या है। सबसे पहले है आर्टिकल 36। ये कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट एनी बॉडी और इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू स्टेट लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस, म्यूनिसिपल बॉडी, इंडियन रेलवे, आरबीआई। तो ये स्टेट सिर्फ ये नहीं कि सरकार कौन सी है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी के बेसिस पर डील करता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, ये जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, म्यूनिसिपल बॉडी हो, इंडियन रेलवे हो, आरबीआई हो, और ऐसे कई सारे जो पब्लिक अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टेट के अंदर डिफाइंड करे गए हैं। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब वो अपना काम करें तो वो डीपीएसपी को फॉलो करके करें। मतलब जो भी वो कोई पॉलिसी बनाए, जो भी कोई नया एक्ट लाएं, जो भी कोई नई चेंजेस लाएं, वो ये ध्यान में रखें कि वो सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैसे वो एक वेलफेयर स्टेट को बना रहा है। अब चलते हैं आर्टिकल 37 पे। DPSP are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in the making of laws। तो बेसिकली ये वही कह रहा है कि डीपीएसपी एक फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। अब गवर्नेंस मतलब जब गवर्नमेंट और जब पब्लिक अथॉरिटी अपना काम कर रही है, एक्चुअली में जब वो फील्ड पे आके काम कर रही है, और तब वो उस पूरे काम को करने के लिए कुछ वैल्यूज़ को, कुछ आइडियाज़ को, कुछ सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, वही हमारा डीपीएसपी है। तो ये आर्टिकल 37 क्लियर करता है।
आर्टिकल 38 promote the welfare of people by securing a social order through justice, social, economic, political, and to minimize the inequality in income, status, facilities and opportunities. कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सोशल ऑर्डर को बना के रखे जिसमें जस्टिस पे ध्यान दिया जाए। जस्टिस कौन सी? सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में जस्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा बड़ा, किसी को कम, किसी को छोटा, कोई बड़ा है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक जस्टिस रहना चाहिए कि एक समान देखना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो एक पर्सन को मिली है वो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। एक पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ताकि किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी, जैसे कि हम आर्थिक तरीके से देखें, कोई स्टेटस की तरीके से देखें, तो ये डीपीएसपी मतलब स्टेट अगर कोई भी अपना काम करता है तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी को ना प्रमोट करे और एक कोशिश करे कि वो एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे सब क्लॉजेज हैं, तो आइए उसको अच्छे से समझते हैं। पहला क्लॉज है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैन एंड वीमेन। तो अब ये देखिए, सारे जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो देखिए कि ये वेलफेयर सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, एक कल्याण समाज की तरफ जा रहे हैं जो सारी बातें कल्याण के लिए कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जिसमें ये हो, एक वैसा समाज जिसमें ये हो, तो ये सारे एक समाज के लिए बातें कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैन एंड वीमेन। पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। तो ये मतलब इक्वालिटी को बना रहे हैं मैन और वीमेन में कि आप आराम से काम कीजिए, इक्वल काम कीजिए। दूसरा है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। मतलब जो हमारे सार्वजनिक धन है उसको इस तरीके से बांटा जाए कि हर एक पर्सन को मिले, हर एक पर्सन को उसके हिसाब का शेयर मिले। ऐसा ना हो कि जो भी हमारी अर्निंग हो रही है वो एक ही पर्सन को कॉन्सेंट्रेट हो जाए। मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए सरकार और उससे सिर्फ अमीरों का ही बेनिफिट हो और गरीबों को कुछ ना मिले, ये तो और इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे डीपीएसपी मतलब ऐसे स्टेट काम करे जिससे इनइक्वालिटी ना हो। तीसरा प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये कोशिश करे कि एक ही पर्सन के पास वेल्थ ना ही कंसंट्रेट हो। धन और उत्पादन के साधनों के संक्रेदन धन और उत्पादन के साधनों के संक्रेदन रोकथाम, मतलब एक के पास कंसंट्रेटेड ना हो। एक के पास मतलब एक ही पर्सन के पास सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए एक ही पर्सन को ऐसी कोई पॉलिसी बनाई कि एक ही पर्सन सारे काम किए जा रहे हैं। मान लीजिए उसने टेलीकम्युनिकेशन में भी काम किया, उसने रेलवेज़ में भी काम किया, उसने सारी मार्केट कंट्रोल कर ली। अब अगर उसने मार्केट कंट्रोल कर ली तो सारा का सारा फ़ायदा उसका, तो बाकी जो है उनका क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब एक ही काम, वो सेम काम लेडी भी कर रही है और सेम ही काम जेंट्स भी कर रहा है, तो इस बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो औरत है तो उसको कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, या आदमी है तो उसको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो ऐसा किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी को नहीं लाना, तो ये स्टेट को इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो। फिफ्थ पॉइंट है Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral material abandonment. बच्चों को एक स्वस्थ तरीके से और गरिमा की परिस्थितियों में विकसित करने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवाओं के शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। ये वाला जो आर्टिकल 39 में ये 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 हुई थी उसमें लाया गया था। इसमें ये मेन इंश्योर किया गया है कि जो चिल्ड्रन हैं उनकी देखभाल करी जाए, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सकें, हेल्दी मैनर में डेवलप करें, उनको फ्रीडम मिले, उनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जाए। तो ये सारे क्या थे, ये हमारे डीपीएसपी थे जो कि हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में डील किए जाते हैं। तो आज हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। तो एक बार हम आर्टिकल 39 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
सबको जॉब मिलेगी, सबके पास साधन होंगे, सरकारी धन का उपयोग सबके लिए, बाल विकास और सुरक्षा, वेतन समान होगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और हम और वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।